तो यहाँ से हमारी एंगुलर विथ टाइप स्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं कि एंगुलर है क्या। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अगर ले, एंगुलर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, इट यूजेस टाइप स्क्रिप्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंगुलर है कि आपके पास फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, एंगुलर का यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड का सिंपल अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड का फ्रेम। ठीक है, अच्छा, किसको इस्तेमाल करता है, ये टाइप स्क्रिप्ट को यूज करता है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, क्या कोई अलग सी लैंग्वेज है? नहीं, टाइप स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कुछ लोगों को लगता है कि डिफरेंट लैंग्वेज है। तो अभी मैं इस पर आने से पहले कि भाई ये किसने बनाई है, क्या है, टाइप स्क्रिप्ट पर आती हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज दैट एनहेंस जावा स्क्रिप्ट बाय एडिंग टाइप। टाइप स्क्रिप्ट कोई अलग सी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का इनहेंस वर्जन है। इनहेंस वर्जन का क्या मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट में हुआ क्या कि भाई जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही नई चीज क्या ऐड कर दी गई, टाइप्स को ऐड कर दिया गया और इसी को एक नया नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया भाई, टाइप स्क्रिप्ट का। अब टाइप्स को ऐड करने का क्या मतलब है, पहले जावा स्क्रिप्ट में क्या होता था कि मुझे क्या बनाना पड़ता था भाई, वेरिएबल्स बनाने की जरूरत पड़ती थी। तो हम क्या करते थे, वेरिएबल्स बनाने के लिए वार लेट और कॉस्ट का यूज करते थे। याद होगा कि अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, मैं वार लिखती थी और वार लिखने के बाद मैंने यहाँ पर एक्स वाई जी लिखा। और वेरिएबल के अंदर मुझे नहीं पता कि नंबर आने वाला है, वेरिएबल में मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रिंग आने वाला है, कुछ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ मैंने कोई डेटा टाइप ही डिफाइन नहीं। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में ये होता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ मार्क्स के नाम से, तो यहाँ मुझे उसकी डेटा टाइप बतानी है। अगर मैंने डेटा टाइप लिख दी नंबर और मैं यहाँ आके स्ट्रिंग स्टोर करवा रही हूँ, तो मुझे उस केस में वो क्या देगा भाई, एरर देगा। आ रही है बात समझ? तो यहाँ अगर आपने क्या लिखा है भाई, डेटा टाइप नंबर लिखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या स्टोर करवाना है, नंबर ही स्टोर करवाना है। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है जो कि कुछ नया नहीं है बल्कि इनहेंस वर्जन है। किसका इनहेंस वर्जन है, जावास्क्रिप्ट का। अब इनहेंस वर्जन में क्या चीज ऐड कर दी गई, इसमें टाइप्स को ऐड कर दिया गया, यानी डेटा टाइप्स को ऐड किया गया। इट हेल्प्स कैच एरर अर्लियर इन डेवलपमेंट एंड मेक्स कोड मोर प्रिडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल। अब यहाँ पर क्या चीज कही जा रही है, यहाँ पर मेरे पास एरर आने के चांसेस हैं। मैं यूजर से कह रही हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्स, कि वो मार्क्स डाले, और मार्क्स डालते वक्त उसने मार्क्स की जगह यहाँ पर स्ट्रिंग डाल। इस पॉइंट पे वो मुझे एरर नहीं देगा, शायद आगे जाके प्रिंट भी हो जाए। लेकिन इन दी एंड जब मुझे आउटपुट चाहिए होगा तो मुझे तो भाई ये मार्क्स मिल ही नहीं रहा बल्कि कोई स्ट्रिंग मिल रहा है, तो एरर आने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये गलती करती हूँ कि मैंने डेटा टाइप नंबर बताया है और इसमें स्टोर मैं क्या करवा रही हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग करवा रही हूँ, तो वो मुझे इसी पॉइंट पे एरर दे देगा, आगे प्रिंट करवाने जाने की इजाजत भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये फायदा है टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते वक्त, आपको फौरन से एरर मिल जाता है, रन टाइम पे ही एरर मिल जाता है, आगे जाकर एरर मिलने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए यहाँ पर आपको एरर को कैच करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो अब टाइप स्क्रिप्ट में है क्या भाई, यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट देख लिया कि एंगुलर जो है या टाइप स्क्रिप्ट किसकी लैंग्वेज है, किसने डेवलप की, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट किसने डेवलप की भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की। एंगुलर हेल्प्स क्रिएट डायनेमिक सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब एंगुलर हमारी हेल्प किस में करता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पर एंगुलर की ही वेबसाइट पर आती हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या समझते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का कि भाई पूरी वेबसाइट में एक ही पेज है और हम जो है ना स्क्रॉल होकर नीचे आए। सिंगल पेज एप्लीकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट में हूँ और मैं एक टैब से दूसरे टैब में नेविगेट हो रही हूँ, तो यहाँ पर आपने ये रीलोड का आइकन चेक करना है कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होगा, बल्कि आपका उतना ही कंटेंट चेंज होगा जितने कंटेंट को चेंज होने की जरूरत है। साइड बार वैसी का वैसी है, बाकी का कंटेंट वैसी का वैसी है, बस वो उसी कंटेंट को चेंज करवाएगा जिस कंटेंट को चेंज होने की जरूरत है। यहाँ से जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही मैं किसी एक टैब में क्लिक करूंगी तो ये पूरा पेज रीलोड नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उतने ही पार्ट को वो चेंज करके मुझे दे देगा जितने पार्ट को चेंज होने की जरूरत है, और यहाँ पे पेज भी आपका रीलोड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं कंपोनेंट्स पे क्लिक करूँ, पेज रीलोड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जहां पर आपके पास सिर्फ वही कंटेंट, वही पार्ट चेंज हो रहा हो जिस पार्ट को चेंज होने की जरूरत है, पूरा पेज रीलोड नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएं,
और हम चेक करें कि इसके अपोजिट अगर मैं किसी वेबसाइट पर लेकर जाऊं जहां पेज रीलोड होता है तो यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आके मैं किसी भी टैब पे क्लिक करूँ तो इसको देखो पेज क्या हो रहा है आपका, रीलोड हो रहा है। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई पेज रीलोड हुआ जा रहा है, इससे यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगुलर का यूज ही क्यों करते हैं कि भाई हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं जिससे यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहता है, पेज रिलोड नहीं होता, आपका जो भी कंटेंट आप चाहते हो कि भाई रिफ्रेश होकर आए, अपने कंटेंट रिफ्रेश होता है, बाकी का कंटेंट वैसे ही रहता है। अब एंगुलर को किसने डेवलप किया, इट्स डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट को किसने डेवलप किया था भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और अगर बात करें एंगुलर की तो उसको डेवलप किसने किया भाई, गूगल ने। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, सिंपल और सादा लफ्जों में डेफिनेशन क्या भी, इनहेंस वर्जन है, किसका इनहेंस वर्जन है, जावास्क्रिप्ट का। क्या इनहेंस किया गया, जस्ट टाइप्स को ऐड किया गया। ठीक है, और भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इसका नाम ही इस बात पर रखा गया कि भाई इसके अंदर जो नई चीज ऐड हो गई वो क्या ऐड हो गई, डेटा टाइप्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है, अच्छा एंगुलर को सेटिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, सबसे पहले तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ता है भाई, नोड जेएस एंड एनपीएम। एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, सबसे पहले तो आप घर पर जब भी इस पे काम कर रहे होंगे तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई, नोड जेएस डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ से आके डाउनलोड पर ही आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ कि आप लोग घर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करना है। नेट काफी स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है लेकिन मैं इंस्टॉल नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। इंस्टॉल्ड है कि नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, सीएमडी पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर सिंपल लिखना है नोट हाइफन बी। ठीक है, तो नोट का जो भी वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल, तो आपको वो दिख जाएगा। इसी तरह से अगर आपने नोट पैकेज मैनेजर यानी एनपीएम देखना है कि एनपीएम इसमें मौजूद है कि नहीं, तो एनपीएम के भी लिए भी क्या लिखेंगे भाई, एनपीएम हाइफन बी, तो एनपीएम का भी वर्जन आपको पता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई, क्या इंस्टॉल करना है, सीएलआई को इंस्टॉल करना है बाय द हेल्प ऑफ एनपीएम। सीएलआई हमारे लिए किस तरह से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि लारावेल में याद होगा कि अगर मुझे कंट्रोलर बनाना था या मुझे मॉडल बनाना था तो हम वो सीएलआई में ही जाकर टर्मिनल पर जाके कमांड लिखते थे भाई, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम कंट्रोलर बन जाता था। राइट क्लिक करने करके बनाओगे तो उसमें क्या नुकसान होगा कि अगर राइट क्लिक करके बनाओगे तो जो क्लास बनी बनाई आ रही है, जो पैकेजेस ऊपर ऑलरेडी ऐड हुए हुए आ रहे हैं वो आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर आप सीएलआई से बनाओगे तो आपके पास क्या होगा कि वो सारी चीजें जो आपको ऐड करनी है या बहुत जरूरी है वो ऑलरेडी आपको ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, इंस्टॉल नोड जेएस को करते हैं एनपीएम को, और सीएलआई को क्या करते हैं भाई, इंस्टॉल करते हैं एंगुलर के लिए। एंगुलर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसको इंस्टॉल करना पड़ता है, सीएलआई को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा नया प्रोजेक्ट किस तरह से बनाओगे, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत ही आसान कमांड है कि एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नाम। तो एनजी किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंगुलर की ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे तो आपके पास नया प्रोजेक्ट बन जाए। सारी चीजें सेटिंग करने के बाद अगर चेक करना है कि भाई एंगुलर जो है आपके पास पीसी में एंगुलर का सेटअप हुआ कि नहीं हुआ, तो वो किस तरह से करोगे, मैंने बीजी लिख दिया, एनजी हाइफन हाइफन क्या लिखना है, वर्जन लिखना है। जैसे ही एनजी हाइफन हाइफन वर्जन लिखोगे तो आपके पास एनपीएम का वर्जन क्या है, नोट का वर्जन क्या है, वो सारी चीजें आपको दे देगा। इस तरह से अगर आपको इंटरफेस दिखता है तो आप देखो नोट का वर्जन भी यहाँ पर दे रहा है, नोट पैकेज मैनेजर यानी कि एनपीएम का वर्जन भी दे रहा है, और एंगुलर का वर्जन, एंगुलर सीएलआई का वर्जन भी। सीएलआई मैंने बताया किस तरह से इंस्टॉल करना है, एनपीएम इंस्टॉल हाइफन जी एट द रेट एंगुलर फॉरवर्ड स्लैश सीएल, ये लिखोगे तो आपके पास आपके पीसी में सीएलआई का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से बता रही हूँ, एंगुलर को हम इंस्टॉल नहीं करते, एंगुलर के लिए हम सीएलआई को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि सीएलआई है जो हमारे लिए काम कर रहा होता है कि भाई कंपोनेंट बना कर देना है नया, कुछ भी आपने बनाना है तो वो आप, या सर्व करना है अपने प्रोजेक्ट को तो वो आप सीएलआई की हेल्प से ही कर दो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मैंने कंपोनेंट के बारे में बताया कि कंपोनेंट बनाना है, पहले तो एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं फिर चीजें ज्यादा समझ आएंगी। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप पर, राइट क्लिक करते हैं और नया प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए फोल्डर बनाना है। मैंने कहा यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं एंगुलर 2310 ए के नाम से। ठीक है,
अब इसी फोल्डर में मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। सीएमडी, सीएमडी पर आकर नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सिंपल एनजी न्यू, देन प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया माय प्रोजेक्ट, ठीक है, एंटर प्रेस कर। अच्छा, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भाई आपने राउटिंग ऐड करनी है कि नहीं। अभी परेशान नहीं होना कि राउटिंग क्या है क्यों है, जाहिर है हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं यस कर, ठीक है। अब सीएसएस की डिफरेंट टाइप्स मुझसे पूछ रहा है, तो हमने जो सीएसएस यूज की है वो पहले वाली सीएसएस है, जस्ट एंटर टाइप कर दे, ठीक है। एंटर टाइप करते ही आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप लारावेल में बना। अच्छा, जब तक ये प्रोजेक्ट बन रहा है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंपोनेंट्स का ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम जितना भी काम करते हैं वो कंपोनेंट बेस्ड होता है। कंपोनेंट का क्या मतलब है, अगर कंपोनेंट की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़े, कंपोनेंट इन एंगुलर इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेब पेज। इट कंबाइंस एचटीएमएल फॉर स्ट्रक्चर, सीएसएस फॉर स्टाइल एंड टाइपस्क्रिप्ट फॉर बिहेवियर। कंपोनेंट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी भाई मेरे पास एक वेबसाइट है, इसके अंदर कुछ टैब्स है। एक तो मेरे पास होम का टैब है, दूसरा मेरे पास अबाउट का टैब है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास कॉन्टैक्ट का टैब है और मल्टीपल टैब है। तो हर टैब के लिए यानी हर पेज के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। होम के लिए अलग कंपोनेंट बनेगा, अबाउट के लिए अलग कंपोनेंट बनेगा, कॉन्टैक्ट के लिए अलग कंपोनेंट, ठीक है। फायदा क्या होता है कंपोनेंट बनाने का, फायदा आपके पास क्या होगा कि भाई अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कंपोनेंट है किस नाम से, हेडर के नाम। अब ये हेडर का कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है जो मुझे होम के पेज पर भी चाहिए होगा, क्योंकि हेडर में क्या है, मेरी नेट बार, ठीक है। अब मुझे अबाउट के पेज पे भी नेट बार चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट के पेज पे भी नेट बार चाहिए होता है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ आकर नेट बार का पूरा कोड दोबारा से लिखूं, मैं यहाँ जाकर नेट बार का कोड दोबारा से लिखूं, मैं क्या करूंगी भाई, हेडर के नाम से मैंने कंपोनेंट बनाया, उसी कंपोनेंट को मैं होम में भी ऐड कर लूंगी, उसी कंपोनेंट को मैं अबाउट में भी ऐड कर लूंगी, और उसी को हम कॉन्टैक्ट में कर लूंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डॉट नेट पे लेआउट का इस्तेमाल करते थे, याद होगा। जो भी लेआउट के अंदर कोड लिखा होता था हेडर का, वो हम क्या करते थे, हेडर या फुटर का उसको हम डिफरेंट पेजेस पे इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर जब भी आपके पास कोई नया कंपोनेंट बनता है तो उसके अंदर चार फाइलें होती हैं। कौन कौन सी चार फाइलें होती हैं, एचटीएमएल की फाइल होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी फाइल होती है भाई, सीएसएस की फाइल होती है। और तीसरी आपके पास क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है, ठीक है। चौथी फाइल जो है स्पेक डॉट टीएस की फाइल होती है। अब स्पेक डॉट टीएस की फाइल जो है टेस्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये फाइल हमारे अभी फिलहाल किसी काम की नहीं है। हम जो तीन फाइलों से काम करेंगे भाई वो एचटीएमएल है, सीएसएस है और टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो पहले आकर देख लेते हैं यहाँ प्रोजेक्ट बना के, नहीं क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अच्छा, अब अपने अपने पास एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नाम ये वाली कमांड डाल दो, क्योंकि फिर आप लोग भी जाहिर है प्रोजेक्ट बनाओगे, टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट होगा, तो उससे बेहतर है कि ये वाली कमांड आप डाल ही। अच्छा, तो वीएनसी कनेक्ट कर लो दोबारा से। अच्छा, यहाँ प्रोजेक्ट बन चुका है, बड़ा लिखना है नहीं, प्रोजेक्ट बन चुका है। प्रोजेक्ट बनने के बाद सिंपल मैंने क्या किया, कोड स्पेस डॉट करके हम कहाँ पर रिडायरेक्ट हो गए, वीएस कोड पर आ गए, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है कि जितने भी पैकेजेस हैं अगर हम स्टार्ट से देखें तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स में सारे पैकेजेस आते हैं। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ वाले पीसी में आप लोगों के पास ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ना हो, तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं आए तो परेशान नहीं होना है। आपने जैसे एनजी न्यू, सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम डालना है, ठीक है। अगर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं आता है, या सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद तो क्या करना है, वीएस कोड में रिडायरेक्ट हो जाए और आकर चेक करना है कि भाई नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर आया कि नहीं है। अगर आ गया तो डायरेक्ट ही सर्च कर लेना, एनजी सर्च, ठीक है। और अगर नहीं आता है किसी के पास, ठीक है, पहले तो कोड स्पेस डॉट किया, सीडी करके क्या सिलेक्ट कर लिया, जो भी प्रोजेक्ट का नाम था, मैंने जैसे कि कह दिया कि भाई मेरे पास क्या है, माय प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया है तो डायरेक्ट आप सर्च करेंगे, अगर आपके पास नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं आया तो आपने क्या करना है, सर्च नहीं करना, बल्कि पहले नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन फोर्स, ये वाली कमांड डाल, ठीक है। ये वाली कमांड डालने के बाद अगर फोल्डर नहीं है तो फोल्डर आपके पास आ जाए, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि फोल्डर आ चुका है तो मैं क्या करूंगी भाई, इस पॉइंट पर सर्च करती हूँ। स्ट्रक्चर को समझने से पहले कैसे सर्च करना भी, कंट्रोल जे करके टर्मिनल ओपन कर लेना है और सीडी करके, अभी अगर मैं दिखाऊं तो एंगुलर 2310 ए सेलेक्ट है, हालांकि मेरे फोल्डर का नाम क्या है, माय प्रोजेक्ट। तो क्या करना है भाई, सीडी माय प्रोजेक्ट, ठीक है।
CD माई प्रोजेक्ट किया, उसके बाद सर्च करना है, जैसे हम PHP आर्टिकल सर्च करते थे लारावेल में, इसमें हमें क्या करना है, NG सर्च। अभी मैं देख लूंगी, परेशान हूँ। अच्छा जी, यहाँ से आगे सिंपल क्या कर लेना है, फॉलो लिंक। ठीक है, फॉलो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट पेज है एंगुलर का, जिसका कोड इन्होंने लिख कर दिया है, वो ओपन हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि कौन सा फोल्डर है, क्या है। सबसे पहले तो जितने भी पैकेजेस हैं वो हमारे पास नोड मॉड्यूल के फोल्डर में आ रहे हैं। ये सारे पैकेजेस हैं जो कि कहाँ आ रहे हैं, नोड मॉड्यूल के फोल्डर में आ रहे हैं। हमारा जो मेन काम होगा वो किस फोल्डर में होगा, SRC के अंदर आकर मजीद आपको 3-4 फोल्डर्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपने जो कोड अभी सर्च किया या जो आउटपुट आपने देखा, उसका कोड कहाँ पर लिखा है, बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट आपको बना बनाया मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर app.component.html पर अगर आओगे, ये जो कोड लिखा है इसी का आउटपुट हमें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से आकर इस पूरे कोड को हटा दूं, ठीक है, अच्छा हटाने के बाद दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं, वो साथ साथ रिफ्रेश होता है। ठीक है, यहाँ आकर हम अगर चेक करें तो जैसे ही मैंने सारा कोड हटाया तो सब कुछ क्या हो चुका है भाई, गायब। तो जो भी कोड हमें दिख रहा था, जो भी आउटपुट हमें दिख रहा था, वो कहाँ से दिख रहा था, जिसका कोड कहाँ हुआ था, app.component.html। जिस तरह से लारावेल में जब हम पहली दफा सर्च करते थे तो welcome.blade.php पे जो कोड लिखा होता था वो हमें दिखा था। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बना होता है, कोई भी कंपोनेंट हो, मैंने कहा था कि 4 मेन फाइलें होती हैं, CSS की फाइल, HTML की फाइल, ठीक है, spec.ts और सिर्फ ts वाली फाइल यानी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूं कि भाई H1 का एक टैग ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं वी आर लर्निंग एंगुलर। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पर आकर अगर देखें तो मिल जाएगा वी आर लर्निंग एंगुलर। ठीक है, साथ साथ रिफ्रेश होगा, आपको दोबारा से कंट्रोल C करके स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक तो हमें ये समझ आया कि SRC के अंदर एक कंपोनेंट बना बनाया मिलता है, अगर हम अपना बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेंगे। एसेट्स के अंदर आपकी सारी स्टैटिक फाइल, स्टैटिक फाइल का क्या मतलब है, CSS इमेजेस, ये वाली सारी फाइल हम कहाँ रखेंगे, एसेट्स में रखेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे भाई, इन्वायरमेंट्स में जब हम API से रिलेटेड काम करेंगे तब इन्वायरमेंट्स का काम आएगा, अभी कोई काम नहीं। ये सिंपल आपके पास क्या है, आइकन है, आइकन की तस्वीर है। यहाँ पर index.html की अगर बात करूँ तो यही हमारे पास मेन फाइल है। अगर मैं कहूं कि भाई मैंने यहाँ पर काम किया है, एक लाइन लिखी है, ठीक है, लेकिन मेरा जो मेन कंपोनेंट है, कौन सा मेन कंपोनेंट है, ऐप, जो कि पहली दफा मुझे बना बनाया मिलता है, अगर वो मेरे इंडेक्स वाले पेज पर ऐड नहीं है, कहाँ ऐड हुआ हुआ है, ये ऐड। अगर ये ऐड नहीं है तो मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखने वाला। ठीक है, यहाँ अभी तो आउटपुट दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आकर मैं इसको हटा दूं, उसको मैंने हटाया, चीजें रिफ्रेश हुई, मैं यहाँ आकर देखूं तो मेरे पास मुझे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा। बात समझ आ रही है? तो आपके पास इंडेक्स ही वो वाहिद पेज है जो पहली दफा आपकी एप्लीकेशन में चलता है। यहाँ आकर मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, कोई राउटिंग ही नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी इंडेक्स का पेज है तो पहली दफा में जो पेज चल रहा होता है वो कौन सा पेज होता है, इंडेक्स वाले ही पेज होता है। यही वजह है कि इन्होंने अपने कंपोनेंट को किस पर ऐड करवाया है भाई, इंडेक्स वाले पेज पर ऐड करवाया है। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया, रिफ्रेश किया, तो मेरे पास क्या हुई भाई, चीजें आ रही। अच्छा, अब अगर यहाँ पर नीचे बात करूँ, ये main.ts की फाइल है, इसमें हम अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी चीजें ऐड हुई हुई है। एनवायरनमेंट को इसने ऐड करवाया हुआ है, ऐप को ऐड करवाया हुआ है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई स्टाइलिंग करते हो तो यहाँ पर ये भी TS की एक फाइल है जिसमें आपको सारी चीजों के कमेंट मिलेंगे कि भाई किसका क्या काम है। अब इसको छोड़ के जरा मेन पर आते हैं, packages.json। जितने भी पैकेजेस मैंने यहाँ दिखाए ना, अगर इनमें से मुझे कुछ इस्तेमाल करना है तो वो सारे पैकेजेस मुझे यहाँ पर ऐड करवाने होंगे, और जितने ऑलरेडी इसमें ऐड हुए हैं जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो पैकेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, पैकेजेस यहाँ पर आपके पास डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद ऐड होंगे। उन पैकेजेस को हम कहाँ पर, यहाँ जाकर यूज करें। जैसे अगर कोई एक पैकेज मैं यहाँ नया इंस्टॉल करती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो इंस्टॉल करूंगी तो वो इंस्टॉल होगा कहाँ, वो इंस्टॉल होगा यहाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो उसको मुझे डिफाइन कहाँ करना पड़ेगा, उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन फाइलों में मत जाओ। अभी मैं कहती हूँ कि भाई मुझे अगर नया कंपोनेंट बना,
ठीक है, तो नया कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो CLI से बनाना है, कंट्रोल C करके इसको रोकना। ठीक है, स्टॉप कर दिया है यहाँ नीचे से। कंपोनेंट बनाने की कमांड क्या है, NG। ठीक है, GC। G स्टैंड फॉर जनरेट, C स्टैंड फॉर कंपोनेंट, याद रखना है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम मैंने कहा भाई क्या है, वो। एंटर प्रेस कर दिया। कंपोनेंट कहाँ दिखेगा, SRC को ओपन रखते हैं, जैसे ऐप हमारे पास ऐड हुआ हुआ है, इसी तरह से जो कंपोनेंट हमने बनाया है, किस नाम से बनाया है, होम के नाम से, वो कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। ऐप के अंदर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या ऐड हुआ, ऐड हो चुका। ठीक है, फाइलें कितनी बनी, मैंने बताया था जब जब नया कंपोनेंट बनाएंगे 4 फाइलें बनेंगी। कौन कौन सी 4 फाइलें भाई, HTML की फाइल है, spec.ts की फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, CSS। एक फाइल अपडेट, तो ये कौन सी फाइल अपडेट हुई, app.module.ts। जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाओगे, आपको खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऐड करवाता जाएगा। जैसे कि मैं दोबारा से एक कंपोनेंट बनाऊं, मैं कहूँ कि भाई मैंने एक और कंपोनेंट बनाया अबाउट के नाम। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, ऊपर टॉप पर देखना अबाउट ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी ऐड करवा देगा। ठीक है, और 4 फाइलें तो बनेंगी ही बनेंगी। तो देखो अबाउट भी ऐड हो चुका है, यहाँ पर भी ऐड हो गया, और यहाँ पर भी। कंपोनेंट बना तो लिया, अब कंपोनेंट के अंदर कुछ अगर मैं लिखूं तो उसको मैं अपने ब्राउजर पे किस तरह से डिस्प्ले करूँ। अभी तो काम मुझे वही दिख रहा है। कौन सा काम दिख रहा है भाई, जो काम हमारे पास कहाँ हुआ हुआ था, app.component.html में। ठीक है, अब मैंने ये जो 2 कंपोनेंट्स बनाए हैं इसमें आते हैं, और इसकी HTML वाली फाइल कॉपी, यानी home.component.html। तो बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ को लिखा हुआ मिलता है, होम वर्क्स। इसी तरह से अगर मैं होम को बंद करूं, अबाउट पर आऊं, तो अबाउट में लिखा होगा अबाउट वर्क्स, ऐसे ही। अब ये अबाउट वर्ड्स या होम वर्ड्स मैंने अगर देखना है ब्राउजर पर, तो करना क्या पड़ेगा, सिंपल, इसको समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सबसे पहले आना है अपनी टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में आके अपने सेलेक्टर को कॉपी करना है, ये सेलेक्टर लिखा हुआ, ये है सेलेक्टर। इस सेलेक्टर को क्या करना है, कॉपी करना। सिलेक्टर को कॉपी करके रखना कहाँ पर है, आपको पता है पहली दफा में जो कंपोनेंट चल रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट चल रहा है, app.component.html, यही चल रहा है। ऐसे ही ये कहाँ ऐड हुआ हुआ है, ये इंडेक्स पे ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, तो यहाँ ऐड करवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐड हुआ हुआ है ना इंडेक्स पर। अब हम जितना भी काम करेंगे हम यहाँ ऐड करें। ठीक है, मैंने कहा भाई इस लाइन को कमेंट कर देते हैं, कमेंट करें या रखें फर्क नहीं पड़ता। और नीचे आकर मैंने सिलेक्टर कॉपी कर लिया है, सिलेक्टर को टेक्स्ट के इन बिटवीन क्या कर देना है, पेस्ट, एब हाइफन हो। ठीक है, जिस तरह से इसका सेलेक्टर यानी कि ये एब हाइफन रूट कहाँ ऐड हुआ था, इंडेक्स पर ऐड हुआ था, ऐसे ही ऐड हुआ है। ऐसे ही मैंने क्या किया, इस होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML यानी कि होम कंपोनेंट का सेलेक्टर कॉपी किया, यहाँ से सिलेक्टर कहाँ से कॉपी किया, TS वाली फाइल से, और कहाँ पर आ गया app.component.html, और यहाँ ऐड। अब इस पॉइंट पर आकर अगर मैं सर्च करूं, क्योंकि मैंने रोक दिया था, तो मुझे होम वर्क्स वाला पैराग्राफ यानी ये वाला काम मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो आकर देखते हैं, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। हाँ जाहिमा, अजीम, जुएल, थोड़ी थोड़ी आ रही। चलो आने लगे। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं कि क्या होम वर्क्स हमें दिख रहा है कि नहीं। अब अगर अबाउट वाले कंपोनेंट में मौजूद डेटा मैं देखना चाहती हूँ, तो फिर से मुझे कहाँ आना पड़ेगा, about.component.tx में। और यहाँ से आके कॉपी किसको करना पड़ेगा भाई, सेलेक्टर। सेलेक्टर को कॉपी करके, हमें पता है पहली दफा में ये चल रहा है, तो यहाँ आकर जिस तरह से हमने होम को ऐड करवाया है, उसी तरह से हम किसको ऐड करवा देंगे, अबाउट को। अब इस पॉइंट पर आकर अगर मैं देखूं, तो होम के साथ साथ मुझे अबाउट भी दिख रहा है। इतनी बात तो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि अगर नया कंपोनेंट बनता है, नए कंपोनेंट का आउटपुट देखना चाहते हो, तो करना क्या है, उस कंपोनेंट के TS वाली फाइल में आना। TS वाली फाइल में आकर क्या करना है, जस्ट सेलेक्टर को कॉपी करना। सेलेक्टर को कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, सेलेक्टर को अपने मेन कंपोनेंट की HTML वाली फाइल में ऐड करना। ठीक है, तो आपको आउटपुट दिख रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई हम, मैंने अगर जो नया कंपोनेंट बनाया है उसमें मुझे कोई CSS इम्प्लीमेंट करनी है। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक H1 का टैग है, और उस H1 के टैग में लिखा है अबाउट पेज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक P का टैग है, P के टैग में मेरे पास एक लाइन लिखी है। देखते हैं अगर ये लॉर्डम वर्क कर रहा है, यहाँ पे P को लिखवा लेता है, हाँ सेट। एक पैराग्राफ है, और सिंपल यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग।
इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करनी है। इंडिविजुअल मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोनेंट पे स्टाइलिंग करनी है, यानी कि अबाउट पे करनी है, अभी होम पर नहीं करनी। तो इसके लिए इन्होंने मुझे एक एक्सटर्नल फाइल दी है कि भाई आपको अगर इस पे किसी किस्म की कोई स्टाइलिंग करनी है, ऑप्शन तो बहुत सारे स्टाइलिंग करने के लिए। आप इनलाइन स्टाइलिंग करना चाहो इनलाइन कर लो, एक्सटर्नल करना चाहो एक्सटर्नल कर लो। अभी मैंने कभी जो एक्सटर्नल फाइल है इसका इस्तेमाल, H1 का टैग है, H1 का टैग लिया और यहाँ पर आके मैंने कहा कि भाई इसमें मुझे क्या दे दो, कलर दे दो, और कलर अपनी मर्जी का कोई भी ले लेते हैं। तो यहाँ से आके मैंने कहा ब्लू कलर। ठीक है, इसी तरह से और भी मजीद क्या चीजें कर सकते हैं भाई, फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, फॉन्ट फैमिली यहीं से आके कोई चूज कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने कहा भाई पैराग्राफ का टैग है, इस पे भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। पैराग्राफ है तो उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज 45 क्या अभी इस पॉइंट पे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हो गई होगी। ये मेरी CSS की फाइल है, ये मेरी HTML की फाइल है। अगर अगर देखें तो क्या स्टाइलिंग हमारे पास इंप्लीमेंट हो गई होगी, तो स्टाइलिंग तो इंप्लीमेंट हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने कनेक्ट तब करवाया CSS को HTML के साथ, स्टाइलिंग तो हो रही है। तो ये जो कनेक्ट करवाने वाला काम है ये हमारी TS वाली फाइल में ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ आकर अगर देखो तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है URL। किसका URL है ये, HTML वाली फाइल का। दिख रहा है about.component.html। नीचे देखो तो आपको यूआरएल दिख रहा होगा, किसका यूआरएल दिख रहा है, about.component.css। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, अब आकर मैं चेक करूं क्या मेरे पास मुझे स्टाइलिंग दिख रही है, तो स्टाइलिंग नहीं दिख रही। आ रही है बात समझ। तो आपके पास जितने भी फाइल्स हैं उन सबका लिंक कहाँ ऐड हुआ हुआ है, उन सबका लिंक TS में ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ तो मुझे क्या नहीं दिखेगा भाई, कोई HTML ही नहीं है। तो वो जाहिर है उस पॉइंट पे फौरन से क्या देगा, एरर देगा कि भाई कोई HTML है ही नहीं, तो इसमें CSS किस बात की होगी। ठीक है, तो अगर आपको इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक, खास करके मैं कहूँ कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग अबाउट पे ही करनी है, होम पर नहीं करना, ऐप पर अगर कुछ लिखा है तो उस पर नहीं करना, तो मैं उसकी जो सेपरेट फाइल दी गई है उस पर स्टाइलिंग करूंगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई होम पर भी मेरे पास क्या ऐड है, एक पैराग्राफ ऐड है, इस पे भी मुझे कोई कलर दे, तो यहाँ आकर मैं सिंपल क्या करूंगी, पी के टैग को टारगेट करूंगी। यहाँ आकर मैं क्या दूंगी भाई, इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं। मैंने कहा कि फॉन्ट फैमिली यहाँ पर आके ये लेंगे। ठीक है, और कलर भी चेंज कर देते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर कलर, और कलर यहाँ पर कर देते हैं रेड। ठीक है, तो आकर चेक करते हैं कि भाई इसका जो है कलर भी चेंज हो चुका है और फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो चुकी है। अब दोनों पे अगर मुझे सेम सेम करना है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर भी मेरे पास home.component.html पर भी कुछ इस तरह के हालात है कि भाई एक जो है वो हेडिंग है होम पेज के नाम से, और यहाँ पर भी मेरे पास एक पी का टैग है, और पी के टैग में मेरे पास क्या है भी, सिंपल पैराग्राफ। अब इस पे भी मुझे कलर सेम देना है और इस पैराग्राफ पे फॉन्ट साइज वगैरह भी सेम रखना है, जो कि मैंने कहाँ रखा है भाई, अबाउट पे रखा है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर आके अलग स्टाइलिंग करूँ और यहाँ पर आकर अलग स्टाइलिंग करूँ, मैं क्या करूंगी भाई, जो हमारी एक बाहर फाइल होती है CSS की उसका इस्तेमाल करूंगी। किस तरह से, मैंने दोनों स्टाइलिंग को यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट, और स्टाइलिंग मुझे सेम ही करनी है। तो यहाँ बाहर आके देखो तो आपके पास एक फाइल है style.css के नाम। तो ऐसी स्टाइलिंग जो आप तमाम कंपोनेंट्स पर सेम करना चाहते हो, वो स्टाइलिंग आप कहाँ करोगे, style.css। ठीक है, तो यहाँ से आके मैंने H1 को टारगेट किया और H1 को कहा कि मैंने कि भाई मुझे क्या देना है, कलर देना है। कलर मैंने कहा कि क्या कर तो ग्रीन का। इसी तरह से इसको टारगेट किया भाई, पी को टारगेट किया, पी को टारगेट करने के बाद मैंने कहा कि भाई फॉन्ट साइज जो है इसका 45 px कर दो। इसी तरह से और क्या चीज हो सकती है, फॉन्ट साइज के बाद इसको हम कहते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली मैंने कहा कि भाई ये क्या कर दो भाई, ऊपर कर दो या कर सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। अब चेक करते हैं कि भाई सब पर इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, सब पर इम्प्लीमेंट हुआ। इंडिविजुअल किसी एक कंपोनेंट पे स्टाइलिंग करनी है कि इसकी स्टाइलिंग अलग है, इसकी स्टाइलिंग अलग है, तो वो हम कहाँ पर करेंगे, जो इनकी सेपरेट फाइल हमें प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसकी सेपरेट फाइल जो मुझे प्रोवाइड की थी, लेकिन मेरे पास मौजूद तमाम कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग अगर सेम है, थीम अगर सेम है, तो भाई मैं स्टाइलिंग कहाँ करूंगी, style.css में। कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, यहाँ तक बात समझ आती है, क्लियर है। अब जरा बना कर इतना काम कर लो कि कंपोनेंट बनाना और स्टाइलिंग वगैरह, फोल्डर स्ट्रक्चर को देखो कि अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछो।